केमिस्ट्री पढ़ा है रे जी? नहीं पढ़े। नहीं पढ़ा है? पढ़ लिखो न। केमिस्ट्री यही है ना जी? हाँ अरे हिंदी इंग्लिश में समझ में आता है जी? हाँ कि हिंदी लिखे? नहीं हिंदी के लिए। रासायनिक होता है, रसायन शास्त्र जी। हाँ अच्छा चलो इसकी तो पढ़ना ना है। देखिए केमिस्ट्री में क्लास 10 बहुत कुछ दिया गया है, ठीक है? जिसमें जहां से आप लोग का बेस स्टार्ट होता है, बेस समझते हैं? 8, 9, 10 जो भी चीज पढ़ते होंगे आप लोग वहां केमिस्ट्री में, तो ध्यान से देखिएगा 8वां सब में आप लोग को हर एक चीज आ जाना चाहिए जो बेसिक चीज होता है केमिस्ट्री का। तो उतना विद्वान तो है न, ठीक है, जो कि हर चीज आता है। तो इस केमिस्ट्री में सिलेबस पता है जी क्या अध्याय है? 6 टोटल मिला क्या अध्याय? 6 अध्याय। कौन कौन? पहला है केमिकल रिएक्शन, दूसरा एसिड बेस एंड साल्ट, तीसरा है मेटल नॉन मेटल, चौथा है कार्बन यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, समझ गए? और छठा क्या होता है? पीरियोडिक टेबल है। और 7वां कनफट्टा वाला होती है, क्या बोलता है उसको? वह छठा अध्याय होती है प्राकृतिक संसाधन, या यही चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। तो आप लोग जानते होंगे 9th से ही पढ़ते आते होंगे कि छठा चैप्टर जो होता है ना वो सब भूगोल के है ना। भूगोल पढ़ो या साइंस पढ़ो सब में वो चैप्टर मिल जाता है, क्लियर है? तो भूगोल में जैसे आप पढ़िएगा ना फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? संसाधन है ना। भूगोल 10th के भूगोल में जाइएगा तो पहला चैप्टर आपका क्या है? संसाधन। तो मेरे को सब आता नहीं है, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसमें आ जाओ। तो केमिस्ट्री में आज लोग जो हम 10th में स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा और आराम से बुझिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंधन। क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। ये कोई चैप्टर न है, किसी चैप्टर में मिला हुआ रहेगा। मतलब जैसे मेटल एंड मेटल पढ़िएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा। देखो केमिस्ट्री 9th से आप लोग का थोड़ा टफ हो जाता है, समझे? लेकिन कैंडिडेट को जब तक समझ में आता है कि केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए तब तक आप मैट्रिक के पास हो जाते हैं। नहीं जी, 12th में जाने के बाद वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो वहां आप लोग पढ़िएगा एक्सेप्शन ज्यादा, नहीं एक्सेप्शन बुझता है? ये सब ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आप बेसिक चीज पढ़े हुए ना, रट फट के किसी टाइप से 10वां पास कर गए, ठीक है? तो ध्यान समझिएगा, इसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का मेन बेसिक चैप्टर जो होता है वो होता है क्या? केमिकल बॉन्डिंग। ये किताब में लिखा होगा चैप्टर के तौर पर न है, 11th में जाइएगा तो चैप्टर है, ठीक है? 10th में इसका चैप्टर नहीं है, ये आपको मिला हुआ मिलेगा, या तो मेटल एंड मेटल में मिलेगा या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा, क्लियर है ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइएगा तो वहां भी रासायनिक बंधन है, धातु अधातु में जाइएगा तो वहां भी रासायनिक बंधन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के पैटर्न के तौर पर, क्लियर है? तो ध्यान समझिएगा। तो रासायनिक बंधन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, क्लियर है ना? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंधन। क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। किसमें? हिंदी में क्या बोलेंगे? रासायनिक बंधन, क्लियर है ना? ध्यान से समझिएगा और इस बंधन को आराम से समझ जाइएगा, ठीक है? देखो अभी हम लोग आप लोग क्या है? सिंगल है? नहीं सिंगल है जी कि डबलिंग है? सिंगल है। आपको कोई बांधने वाला है? ना, कोई नहीं होगा। देखिए रासायनिक बंधन रियल में होता क्या है, थोड़ा इसको ध्यान से समझ लीजिए। किसी भी अणु में उसका परमाणु एक दूसरे को जिस बल से बांधेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समझ में आया? नहीं समझा जी? कि जैसे देखो अभी एग्जाम्पल के तौर पर लो, आप हैं, गर्लफ्रेंड का नाम सुना है? अब बॉयफ्रेंड जानते हैं? हाँ, ये तो अभी के बीमारी सबसे बड़का बीमारी यही है। अभी के दुनिया में सबसे बड़ा बीमारी कौन है? नहीं कुछ तो ही इसमें तो बहुत बढ़िया समझ जाता है, नहीं? चलिए समझिएगा।
तो देखो होता क्या है, जब आप लोग मतलब अभी स्टडी में है तो ठीक है, कोई टेंशन ना है। जब आप लोग चल जाइएगा इस सब दुनिया में, माया मोह वाले दुनिया में, तो वहां जाकर के आपको एक बंधन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर कोई बांधेगा, अनु है तो अनु कहते किसको है, पता है किसी को? दो से नहीं पता बनने अनु को अब हम लोग चर्चा करते हैं अनु का, ध्यान से समझिएगा। तब इसमें हम लोग आते हैं अनु, समझ रहे हैं ना। हाँ परमाणु के मिलने से क्या बनता है? अणु बनता है, क्लियर है ना। परमाणु के मिलने से क्या बन जाता है? अणु। तो अणु को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला पार्ट आपका होगा तात्विक अणु, क्या होता है? तात्विक अणु। और दूसरा पार्ट आपका होगा यौगिक का अणु, क्या होगा? यौगिक का अणु। ध्यान से समझिएगा, तात्विक अणु और यौगिक का अणु दोनों अलग है, क्लियर है ना। तात्विक अणु का मतलब हुआ कि एक ही प्रकार के तत्व आपस में मिल करके अणु का निर्माण करेगा, क्लियर है ना। तो तात्विक, जैसे मान के चलिए आप इसी की जगह पर ले लीजिए O2 N2 F2 Br2, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तात्विक अणु के अंतर्गत आएगा, क्लियर है ना। अगर यौगिक की अणु की बात करूं मैं, तो इसके अंतर्गत में जैसे HCl हुआ, HBr हुआ, NaCl हुआ, और क्या होता है CaCO3 हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारा कंपाउंड होता है, क्लियर है ना। तो वो किसके अंतर्गत चला आएगा? यौगिक के अणु के अंतर्गत, क्लियर है ना। तो अणु तो समझ गए, कोई दिक्कत ना। तो अणु में जो होता है तात्विक अणु और यौगिक का अणु, इस चीज को थोड़ा गौर से समझना। हम जस्ट अभी आप लोग को रासायनिक बंधन में नहीं बता रहे हैं, डिफिनेशन सिर्फ बोले हैं, रासायनिक बंधन बोल रहे हैं। रासायनिक बंधन में किस बेस की जरूरत है उसको पहले ध्यान से समझ लेते हैं, क्लियर है ना। तो ध्यान से समझना, इसमें दो चीज होता है। किसी भी अगर परमाणु को आप देखिएगा, तत्व को या परमाणु को, परमाणु तत्व, क्लियर है ना। परमाणु जानते हैं ना, जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पढ़ा है ना मैं 9th में, तो उसके अनुसार डिफिनेशन बता दिए थे, तो पता है ना, कोई दिक्कत है ना। तो देखिए तत्व की अगर बात करूं तो क्या होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? तत्व। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, कोई खास इसमें डिफिनेशन की जरूरत नहीं होती है। तो इसके आधार पर आप एक चीज को आप लोग को हम बहुत बढ़िया से बता दिए थे, इलेक्ट्रो कॉन्फिग्रेशन बताया ना जी, सबको आता है। देखिए ध्यान से समझना, यही आपका केमिस्ट्री का क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। इतना आसान जो आप लोग सोचते हैं, हर सब्जेक्ट आसान है, सिर्फ केमिस्ट्री को छोड़, ऐसे मानता है लोग, सब बोलता है। मेरे को तो बहुत आसान लगता है, सबसे सिंपल अगर विषय माने तो केमिस्ट्री मानो, समझ रहे हैं ना। लेकिन फर्क ये होता है, इसको समझने के लिए आपको दिमाग की जरूरत होती है, बेस की जरूरत होती है। जैसे मान के चलो, किसी भी अगर काम को आप करते हैं तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप इस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका एक बेसिक चीज होना चाहिए कि कहाँ से हम स्टार्ट करें तो टोटल चीज हमको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन सबको बता दिए। इसमें हम आप लोग को दो चीज बता दिए हैं। पहला क्या बताए हैं? VE जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं जानते जी। और दूसरा CE समझते हैं। ये दो चीज को समझ लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ना। तो कोर इलेक्ट्रॉन कभी भी रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेता है, क्लियर है। और यह किसी भी चीज में भाग नहीं लेता है, कोर इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो ध्यान देना, इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन जब बताते थे तो उस समय हम आप लोग को सिखा दिए थे, क्लियर है ना। तो सिखाने का मतलब है कि ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। और रासायनिक बंधन जो है, केमिकल बॉन्डिंग, ये डिपेंड इसी पर करता है, क्लियर है ना। अब इसी में आप लोग देखिएगा तो ये सब समझ में आता है ना। ये सब मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, अभी मैं उस चैप्टर में गया नहीं हूँ, क्लियर है ना। ये सब सबको आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये देख लेना, इसको आने के बाद आपको हम बता दिया वैलेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता, बता दिया है ना। क्या नहीं बताया जी कि लास्ट ऑर्बिटल में किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वही क्या होता है? संयोजकता, या उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों अगर देखेगा तो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा अलग, कोई विशेष ना है।
संयोजकता क्या बोलते हैं? अगर मैं बात करूं मेटल का 123 बताया है ना, 123 क्या होता है? धातु होता है ना। तो ये लगभग अपवाद में कौन आता है? हाइड्रोजन और हीलियम। की दो को छोड़ दीजिएगा तो बाकी लगभग में कॉन्सेप्ट आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम रहेगा। क्लियर है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों का क्या होता है? सेम होता है। अगर इससे आगे आप चलिएगा 4 में तो इसका भी वही हाल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों का क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? अगर आप जाइएगा 567 में 5, 6, 7 मतलब जानते हैं ना क्या धातु में, तो यहाँ क्या होता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में 5 है तो 5 हो जाएगा। अगर संयोजकता की बात करूं तो 5, 8 कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है। ये सब मैं 9th में आप लोग को बेसिक चीज बता देता हूँ। क्लियर है ना? तो ध्यान समझना, यहाँ समझ लो। अगर यहाँ ये सब समझ जाइएगा ना, 11th में आप अनहरिया में भी पढ़िएगा तो आप इंजोर कर जाइएगा। समझ रहे ना? तो 9th में ओनली 4 आप लोग को फिजिकल पढ़ना पड़ता है। जब 10th में आते हैं तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 2 चैप्टर मिल जाता है। ठीक है ना? अब फिजिकल में क्या होता है? नॉमिकल फॉर्मिकल सब बिलियन नहीं पढ़ा जी, पदार्थ की अवस्था पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिजिकल केमिस्ट्री के 3 डिपार्टमेंट में बांट देता है। केमिस्ट्री ध्यान समझना, कितने डिपार्टमेंट में? 3 डिपार्टमेंट में। पहला डिपार्टमेंट होता है उसका फिजिकल, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक, तीसरा होता है इनऑर्गेनिक, या पहले इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। क्लियर है ना? फिजिकल में जब आप जाइएगा फिजिकल केमिस्ट्री में तो वहां आप लोग को जैसे मान के चलिए कि परमाणु, अणु, अयन ये सब जानते हैं ना, 9th की बेस में कर रहा हूँ। 12th में जब जाइएगा तो वहां अलग हो जाता है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ये सब में बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना? अब वहां 12th स्टैंडर्ड की बात है, ये फिजिकल का चैप्टर है। क्लियर है ना? 9th में जो आप लोग जितना भी चीज पढ़ते हैं ऑल टू ऑल फिजिकल है। एक भी उसमें नहीं तो इनऑर्गेनिक की चर्चा है ना ही ऑर्गेनिक की चर्चा है। क्लियर है ना? जब आप 10th में आते हैं तो 10th में 2 केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है ना? तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग को 9th 10th। भाई इसको अगर नहीं पढ़ेगा तो 11th 12th आपका बेकार है। समझे? हाँ, कुछ देर के लिए रट फट के आप पास कर गए, बढ़िया से नंबर ले आए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है नंबर का जी। देखो जाकर हमरे इधर देखेगा 457, 420, 25 वाला क्या लागे तो BSc गिराता है। ऐसा क्यों होता है? नंबर धोए पिएगा नहीं। आप मान के चलो कि कोई ब्रिलियंट विद्यार्थी है, और साइड में कोई बैठ गया, वो अलग क्वालिटी के विद्यार्थी बैठ गया ना, तो अब वो विद्यार्थी की करेगा, ओकर देख के लिख लिया तो वो नंबर उठ गया। अब वो जबकि भैंस चढ़ाया है सब नंबर उठ गया, तो क्या उसको नॉलेज हो गया? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गिनती डिग्री का नहीं होता है, गिनती किसका होता है? नॉलेज का। क्लियर है ना? तो ध्यान समझिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया ये सब? कोई दिक्कत ना? और एक चीज मैं और बता दिया था आप लोग को, जो कि कभी भविष्य में ऐसा नहीं करता है। हाँ करता है, आगे जब चलिएगा ना, हम ही अभी बताते हैं 9, 10 तक की कोई भी इनर्ट एलिमेंट कंपाउंड का निर्माण नहीं करता है। क्लियर है? जबकि हम ही फिर आप आगे आइएगा तो बता देंगे कि इनर्ट एलिमेंट भी कुछ ऐसे हैं, जैसे जेनॉन सब है, वो सब कंपाउंड का निर्माण करता है। समझ रहे हैं ना? तो कुछ जब केमिस्ट्री वही विषय है, जब तक आपको थ्योरी समझ में आएगा ना कि थ्योरी हम समझ गए हैं, तो उसके बाद पता चलेगा कि ओह माय गॉड, ये तो थ्योरी गलत है। मतलब समझे? जैसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत समझ में आएगा, पता चलेगा आज तो ये तो गलत है। रदरफोर्ड के मॉडल पढ़े थे, उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तब तक उस समझ में आया तो जैसे पहला थॉमसन मॉडल है, थॉमसन मॉडल जब तक समझ में आएगा पता चलेगा ये तो गलत है। तब आ जाइएगा कहाँ? रदरफोर्ड मॉडल में, उसमें भी जब पढ़िएगा तो पता चलेगा ये भी मॉडल क्या है? गलत है। फिर आ जाएगा नील्स बोर मॉडल में। मतलब देखिए, अब जो गलत को मैं आप लोग को कंफर्म बता चुका हूं, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत? तो रासायनिक बंधन क्या होता है कि कोई भी अगर अणु का निर्माण होता है तो उसमें जो उसका परमाणु होता है, पहले देहाती भाषा में सीखो। लैंग्वेज तो आप खुद समझ जाइएगा, समझने से जरूरी है। भाषा का मैं पहले बता दिया, भाषा के लिए हम लोग क्या है? स्वतंत्र है। तो ध्यान समझिएगा। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी अणु है तो उस अणु को, वह अणु किसी न किसी परमाणु को तो बांध के रखेगा। क्लियर है ना? तो उसको बांधने में जो बल लगता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस बल के कारण कोई परमाणु एक दूसरे से बंध करके अणु का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन।
रासायनिक बंधन जब भी बनेगा तो अणु के बीच ही बनेगा, चाहे वह अणु यौगिक का अणु हो या तात्विक अणु हो, कोई भी अणु हो। क्लियर है ना? सिंगल परमाणु में कभी भी रासायनिक बंधन की घटनाएं घटित नहीं हो सकती। सिंगल परमाणु जैसे हम ले लेंगे, आप बोलो क्लोरीन में, बोलेंगे रासायनिक बंधन बनेगा? नहीं बनेगा। इसके इस परमाणु जब आपस में जुड़ेगा ना तब अणु बन जाएगा, तो अणु में रासायनिक बंधन की घटना घटित हो सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? और ध्यान दीजिएगा कि इतना जो मैं आप लोग को बताया हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लोग आते हैं तो यहाँ तक समझ गए थे। अब देखिए, इस बंधन में 3-4 चीज की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक परमाणु, और दूसरा अणु, तीसरा आयन। नाम सुने हैं ना? ये 3 चीज को जानते हैं। परमाणु के बारे में जानते हैं, अणु अभी बोल ही दिया। आयन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। क्लियर है ना? धन आयन और क्या? ऋण आयन। धन आयन क्या होता है? प्लस वाला, जिस तत्व पर पॉजिटिव आवे। ऋण आयन क्या होता है? निगेटिव वाला। जैसे सोडियम सब हुआ, मैग्नीशियम 127 समझे? 127 में जितना भी आएगा वो धन आयन होगा। क्लियर है? और जो आपका 567 हो या 4 हो, समझ रहे ना, वो सब जितना भी आएगा वो किस में आएगा? ऋण आयन में होगा। धन आयन कब होता है, ऋण आयन कब होता है? ध्यान से समझिएगा। कोई व्यक्ति अगर मान के चलो कि हम है ना, हमको मान के चलो 20 रुपया कर्जा है ना, 20 रुपया कर्जा है, 4 रुपया हम दे दिए, तो की होगा? 4 प्लस में आए कि माइनस में आए? प्लस में ना आए। अब हमारा पास 16 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन जिससे हटेगा तो उस पर प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन जिस पर चढ़ेगा उस पर क्या होगा? माइनस आएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन खुद निगेटिव है। समझ रहे ना? तो धातु जितने होते हैं वो टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देने का काम करता है। समझ रहे ना? और मतलब डोनेट समझता है, डोनर समझता है ना? और एक होता है एक्सेप्टर, ठीक लेने वाला, एक होता है डोनर देने वाला, दाता ग्राही। चर्चा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। होता क्या, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका केमिस्ट्री का बेस मजबूत हो जाएगा। और 4-5 क्लास चलेगा इसका, ज्यादा नहीं चलाएंगे, क्योंकि फिर 11th में घुस जाएंगे ना, हजम के नियम बताएंगे थोड़ा बहुत, पूरा डिटेल्स नहीं। समझ रहे ना? पूरा डिटेल करेंगे तो 11th तक तो पढ़ लिया। केमिकल बॉन्डिंग जितना 10th में जरूरत है उतने तक का चलेंगे। क्लियर है ना? तो ध्यान समझिएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया? किसी को परेशानी नहीं? ध्यान। ऋण आयन भी समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को देगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अगर देखिएगा तो 2 8 1 होता है ना? नहीं होता है जी? और इधर जाकर के ई सोडियम है, परमाणु है, ठीक है ना? इधर बना दिया सोडियम आयन, प्लस आ गया, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है ना? मतलब समझ में आया ना? कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? किसी को दे दिया। क्लियर है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं धन आयन। क्या बोलते हैं? धन आयन। अगर ऋण आयन की चर्चा करूं तो जैसे क्लोरीन में ले लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखिएगा तो 2 8 7 होता है। क्लियर है ना? अगर एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो Cl पर क्या हो जाएगा? माइनस। ये था, देखो। और एक चीज याद रखना, ध्यान से समझना, ये हो गया 2 8 8 नहीं जी? तो यहाँ पर एक चीज हम इतना समझते हैं कि दुनिया का कोई भी तत्व हो, सब अपने आप को अस्थाई, दुनिया में जितने आदमी से सब अस्थाई नहीं सोचे हुए तो तत्व में भी वही नेचर होता है। समझ रहे ना? तो ये सब अस्थाई होना चाहता है। समझ रहे ना? तो अस्थाई होने के लिए किसी भी तत्व के लास्ट में 8 आना क्या है जरूर। जैसे आप जानते हैं कि निष्क्रिय गैस जितने भी होते हैं वो कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में भी ये भाग नहीं लेता है। 9th 10th तक नहीं होता है, आगे जाइएगा तो हो सकता है। समझ रहे ना? 10th तक नहीं होता है, अभी तक याद रखिएगा आप लोग। समझ रहे ना? बोर्ड का औकात ना है कि सब पूछ देगा थोड़ा सबका। समझ रहे हैं ना? तो मतलब दिमाग में याद रखना कि कोई भी अगर ये जो है अस्थायी हो जाता है, ऐसा इसलिए अस्थायी हो जाता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 8 पुर गया, निष्क्रिय हो गया। क्लियर है? निष्क्रिय होने का मतलब इसका जो संयोजकता शून्य हो जाती है, नहीं हो जाती है। जो तत्व मतलब अस्थायी हो जाए तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ये सब आपको हम 9th में बता चुके थे। क्लियर है ना? तो ध्यान समझिएगा। तो ये 8 आया, तो कोई भी तत्व यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो वो अपने निकटवर्ती निष्क्रिय गैस के समान व्यवहार करने लगता है। ध्यान समझिएगा। किसके? जैसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 18 आर्गन आया ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो नियोन आया ना, 10 नहीं आया।
तो मतलब या तो इलेक्ट्रॉन दे या तो इलेक्ट्रॉन ले, वो अपने निकटवर्ती निष्क्रिय गैस की तरह क्या करने लगा, व्यवहार करने लगा। क्लियर हो गया। तो जब निकटवर्ती निष्क्रिय गैस हो गया तो अस्थायी हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना, हर एक बंदे को समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना। ये सब आपका केमिकल बॉन्डिंग का बेस था। अगर किसी कैंडिडेट को ये सब नहीं आता है तो भाई आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना। चैप्टर 100% गारंटी देते हैं कि समझ में आइए जाएगा। अब ये भी 100% गारंटी नहीं देता है कि आपका बेस अगर कमजोर है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्लियर है ना। अब किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो उसको समझ में आएगा जी, संभव नहीं है, ये सब समझ में आएगा। क्लियर है। तो रासायनिक बंधन को 3 वर्ग में बांट दिया गया। कितने वर्ग में? 3 वर्ग। यहाँ तो कन्फर्म हो गए। कोई भी तत्व, परमाणु, अणु सब कैसे कैसे बनता है, रासायनिक बंधन का परिभाषा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या जिस वर्ग के कारण दो परमाणु अणु का निर्माण करता है, या कोई अणु जिस बल से किसी अन्य परमाणु को बांध के रखता है। देखो डिफिनेशन जैसे बनाओ, साइंस में वही है कि आपका दिमाग जैसे कहता है वैसे डिफिनेशन बना दो। मैं क्या बोला, कोई अणु किसी परमाणु को जिस बल से बांध के रखेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन। अब वहां पर बल जो होता है 2 तरह से उत्पन्न होता है। या तो कमजोर बल होगा, नाभिक का जो बल होगा परमाणु को एक दूसरे को खींचने का, या तो वो कम होगा या मतलब कमजोर होगा, या तो स्ट्रॉन्ग होगा। यही हो सकता है जी, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये जानते हैं ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत है ना। आप समझिए कि एकर ई प्रकृति के आधार पर रासायनिक बंधन के 3 डिपार्टमेंट में बांट दिया गया। कितने डिपार्टमेंट में? 3 डिपार्टमेंट बांट दिया गया। ऐसे साइंटिस्ट अपने सुविधा के लिए इसको कितने पार्ट में बांटा? 3 पार्ट में। ध्यान से समझिएगा, समझ है। ये सब बेसिक चीज समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत ना। अब हम लोग चलेंगे कहाँ? रासायनिक बंधन में। कहाँ चलेंगे? रासायनिक बंधन। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, रासायनिक बंधन की अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक बंधन। क्लियर है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है ना। देखिए इसको कितने डिपार्टमेंट में बांटा गया? 3 डिपार्टमेंट में। कितने डिपार्टमेंट में? 3 डिपार्टमेंट में। सही ध्यान से समझिएगा। 3 डिपार्टमेंट इसका क्या होता है? पहला होता है वैद्युत संयोजक बंधन। क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंधन। क्लियर है ना। बंधन जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्लियर है ना। और दूसरा होता है वैद्युत संयोजक बंधन, सह संयोजक बंधन। क्या बोलते हैं? सह संयोजक बंधन, जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है ना। और तीसरा होता है आपका क्या? उप संयोजक बंधन। क्या होता है? उप संयोजक या सह संयोजक, कोई दिक्कत ना होगा। क्लियर है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इस सह संयोजक बंधन को 3 डिपार्टमेंट में बांट दिया गया। कितने डिपार्टमेंट में? 3 डिपार्टमेंट में। ध्यान से समझिएगा। पहला को बोलते हैं एकल संयोजक बंधन, एकल सह संयोजक बंधन। और दूसरा द्वि सह संयोजक या संयोजक भी लगा सकते हैं, संयोजक बंधन। और तीसरा होता है त्रिक सह संयोजक बंधन। क्लियर है ना। ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कौन सी? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसको बोलते हैं ट्रिपल। क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। एक झलक देख लीजिए, किसी को कोई परेशानी नहीं? इस हिसाब से रासायनिक बंधन को कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन? वैद्युत संयोजक। क्लियर है।
जो 10th लेवल आपका होता है ना, 10th लेवल में आपका इतना ही चलता है, क्या, वैद्युत संयोजक और सह संयोजक। ध्यान से दिमाग में याद रखिएगा, ये चैप्टर आपको इससे बहुत ज्यादा नंबर पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन हो या आपका 10th लेवल हो, समझ रहे हैं ना। इससे क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है, क्लियर है। और ध्यान देना, यही आपका बेस है, इसी से आप लोग केमिकल रिएक्शन सीख जाइएगा। और क्या बोलता है, एसिड बेस एंड साल्ट सीख जाना। आप मान के चले कि एसिड बेस एंड साल्ट में तो वहां कहता है अरे है थ्योरी का होता है, अम्ल के पास विस्थापनशील हाइड्रोजन होता है, वह जल से विक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। अब आयन ने समझ में आता है, आयन क्या होता है, बात अभी तुरंत बताया गया आयन क्या होता है, क्लियर है ना। तो ये सब चीज आपको अगर देखो यहाँ का बेस है तो आगे आपको समझ में आएगा, क्लियर है। अब जैसे पूछ लेगा जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जितना, वो मैं ऑर्गेनिक में आऊंगा तो आप लोग को समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, क्लियर है ना। तो अभी तत्काल में इतना चीज को एक झलक देख लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत ना। तो रासायनिक बंधन में कौन तत्व भाग लेगा कौन नहीं लेगा ये सब मैं बता दिया। निष्क्रिय कभी भाग नहीं ले सकता है, क्लियर हो गया। अब बाकी जो तत्व बचता है वो रासायनिक बंधन में भाग लेगा, क्लियर है ना। अब क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन बांध रहे, निष्क्रिय गैस, ध्यान से समझिएगा और आराम से इस पॉइंट को याद रखिएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलना है, समझ रहे हैं ना। तो पहला सिस्टम समझ गए, इसको मिनट है, किसी को दिक्कत है ना, इसको मिनट है, एक झलक देख लो कैसे कैसे बात है, कोई दिक्कत ना, इंग्लिश वर्ड समझ में आता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, हाँ एक बात और, अगर कहे आकार हर शिकार छूट जाए तो उसका गारंटी पीसीएम भी नहीं लेता है। यार आकार इतना बता रहे हैं तो कहीं पर आकार छूट जाएगा, कहीं पर हर शिकार के ऊपर कोई गारंटी नहीं है। अब कहीं छूट गया तो अगर ध्यान पड़ता है तो लिख देंगे, अरे तो आप लोग समझ जाइएगा। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड ना, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिख देता हूँ। रासायनिक बंधन का डिफरेंस समझ गए ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत संयोजक बंधन, क्लियर है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड, क्लियर है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। थोड़ा ध्यान से समझिएगा और आराम से समझिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं पहले बताया कि रासायनिक बंधन में जो निष्क्रिय तत्व होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अब क्यों नहीं लेता है तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो निष्क्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय गैस, अब निष्क्रिय गैस कौन होगा, जिसका अपना अष्टक क्या होगा, पूरा होगा, मतलब अष्टक उसकी जिसकी कक्षाएं पूर्ण होगी, क्लियर है ना, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर निष्क्रिय तत्व है जिसके लास्ट में 8 आ जाए तो निष्क्रिय हो जाता है, क्लियर है, कोई परेशानी ना। अब देखिए अष्टक नियम क्या कहता है कि किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए उसके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8, मतलब उसका अष्टक पूरा होना चाहिए, क्लियर है ना। अगर मैं बात करूं हीलियम की, मैं तो पहले बोला जिसके अंतिम में 8 आता है तो भाई वो निष्क्रिय हो जाता है। तो क्या हीलियम के तो अंतिम में 2 है तो वो निष्क्रिय ना है, वो निष्क्रिय है, क्यों है, क्योंकि उसका अष्टक पूरा है, क्लियर है ना, क्यों है, क्योंकि उसका अष्टक क्या है, पूरा है, क्लियर है। अब कोई भी निष्क्रिय तत्व केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल रिएक्शन में जल्दी भाग नहीं लेता है, जल्दी भाग नहीं लेता, भाग लेता है आगे क्लास में जाइएगा तो जेनोम सब कुछ ऐसे यौगिक है जो कि बनाता है, रासायनिक बंधन भी बनाता है, कंपाउंड भी बनाते हैं, बहुत कुछ बनाता है, ठीक है। वो सीनियर क्लास में, अभी जूनियर में है, सीनियर में है, सीनियर में है, समझ रहे हैं ना। इसी सुन लेगा तब ना तो सीनियर में जाकर बोलेगा हाँ ये सब तो पारवा हो, वजन दे, तो ध्यान समझिए। तो हुए की चले कि निष्क्रिय गैस, अब कहिएगा कि रासायनिक बंधन में भाग क्यों नहीं लेता है। अब एक बात बताओ, जैसे हम है ना, हमको अगर 5 बोरा रुपा 2000 दे दिया, 8 बोरी भाला 5 बोरा, मुझे हीरिया वाला बोरा सीट कर तो हम तो अपने गैस में चलवे न चलवे जा, ऐसे नाजायज रुपया लेना नहीं चाहिए, चलिए है ना। अगर दे दिया तो लेने में की जाता है, कुछ जाता है जी। अब मान के चलो कोई 5, मोदी जी हमको 5 बोरा रुपया दे दिया स्पेशल में 60 वर्षा के तहत में, तो उसको हम ले लेंगे। अब ले लेने के बाद की 5 बोरा 2000, मतलब वो तो कत्ते हम चल जेते, नहीं चल जेते, 1-2 पुष्ट तो बैठ के खा लेते, आराम से खा लेते। तो हम की करबे, अस्थायी कम भागल पड़ गई से हिलबो नहीं करबो, बिछौना पर बैठबो, मतलब कि कहीं नहीं कोई चीज के कमी नहीं है, जो वो है ये चले मौका है एकरा, मोदी जी दे दिले से 70 रुपया टेंशन नहीं, समझ गए।
मतलब यह अपने आप का अस्थायी हो जाए, क्लियर चले। और जो तत्व निष्क्रिय हो जाते हैं ना, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य हो जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को बांधने की कैपेसिटी। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को बांध। अब बताओ, एक बात बताओ, ये बेचारा जितना भी आर्गन है, नियॉन है, जो भी है, हीलियम है, जो भी निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं, 18वां वर्ग याद है? 18वां वर्ग को शून्य वर्ग भी बोला जाता है। ये आपको पीरियडिक टेबल में हम बताएंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। अब बताओ, इस सब बेउद्वार का स्टक पूरा है ना, है तो एक स्टक पूरा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य। जब इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन बांधने की कैपेसिटी है ना, तो 30 इलेक्ट्रॉन को जाएगा ना, जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये अपने आप में किसी को बांध भी नहीं सकता है, समझ रहे ना। और यह अणु का निर्माण क्यों नहीं करता है, यहाँ भी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है। एक चीज याद रखना है, इसका मेन थ्योरी यही है कि यह केमिकल रिएक्शन में भी भाग नहीं लेता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका क्या होता है? शून्य होता है, क्लियर है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बांधने की अगर कैपेसिटी ना हो तो ना तो केमिकल बॉन्डिंग में भाग ले सकता है, ना अन्य किसी चीज में, क्लियर है, वो दिक्कत ना। तो ये भी समझ गए। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन, तो इसको कहते किसको है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रासायनिक बंधन समझ गए। यहां तक देखो, मैं एक एक चीज को बता रहा हूं, कौन तत्व रासायनिक बंधन में भाग लेगा, कौन नहीं लेगा, ये तो सब समझ गए, कोई दिक्कत ना। अब यहां पर एक चीज हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रॉन वैद्युत संयोजक बंधन, ठीक है। समझिए, वैद्युत संयोजक बंधन हुए चले औरत जात में, ओकरा अपने बच्चा प्यारा रहे छे, दूसरा बच्चा प्यारा नहीं, ओकर बच्चा जो नर्सरियो है ना, तो हाँ ठीक, हमार बच्चा लो लो नूनू जू, और दूसरा बच्चा शरीफो छे ना, कहाँ से लुच्चा लफंगा सब आ गए छले वर्ष, जबकि बच्चा ओकरा बच्चा शरीफ छे, समझ चलते ना। तब पर भी की कहे चले दूसरा बच्चा को नहीं छे, खराब छे, ऐसा कोई हो, कोई दिक्कत ना। अब वैद्युत संयोजक बंधन कहेगा किसको, तो किसी भी दो तत्वों या दो परमाणु या अणु के बीच, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण। पूर्ण स्थानांतरण का मतलब बुझता है ना, कि पूर्ण रूप से एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत संयोजक बंधन, क्लियर है। आज यहीं तक हम छोड़ते हैं, कल आप लोग को इसका पूरा क्या चलेगा, डिटेल चलेगा। वैद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, जो भी बंधन होता है उसका हम लोग कल क्या करेंगे, पूर्ण रूप से डिटेल कर लेंगे, क्लियर है ना। किसी को दिक्कत ना, समझ में आ गया ना, कोई परेशानी ना। रासायनिक बंधन समझ गए, ये सब पूरा डिपार्टमेंट अब ये कर दे, बैच है दोस्तों यार, कैसे कर जाएगा, क्लियर है ना। तो कल हम आप लोग को क्या करेंगे, पूर्ण रूप से कंप्लीट, क्लियर हो गया, कोई परेशानी ना। चलिए।